हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप सिंह शेखावत और आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं लॉगर सर्विस लॉगिंग सिस्टम हम डिज़ाइन करने वाले हैं आज। तो यार डिस्कस करते हैं उसकी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और उससे फिर हम समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर फर्दर हम डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे। तो आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं लॉगर सर्विस, ठीक है। अब लॉगर सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमारी क्लियर हो जाएगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से। तो एक सिनेरियो ले लेते हैं हम कि यार एक आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम लिखा आपने, जैसे आपका ये खुद का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये मैक वाला लैपटॉप है ये आपका। यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम लिखा हेलो डॉट सी। अब जब आप हेलो डॉट सी लिखोगे तो आप इसमें अंदर कुछ लिखोगे कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जब आप ये लिखते हो और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो कि आपने जी सी सी हेलो डॉट सी किया, तो आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो ये लॉग प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब इसी को आप सोचो कि आपकी जो एप्लीकेशन थी आपने इसको सर्वर पे अपलोड कर दिया कि आप चाहते हो कि एक एप्लीकेशन जो है इसको बाकी लोग भी यूज़ करें। इतनी हेलो वर्ल्ड अच्छी एप्लीकेशन है अपनी, हम चाहते हैं कि इसको बाकी लोग भी यूज़ करें। तो आपने क्या किया, इसको सर्वर पे अपलोड किया। अब इसको कौन एक्सेस कर रहा है, आप चाहते हो कि मैं मैट्रिक्स गैदर करूं कि अपनी हेलो एप्लीकेशन है, हेलो डॉट सी एप्लीकेशन है, इसको कौन से यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। उन यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, क्या वो रिक्वेस्ट सारी सर्व हो रही है या फिर कुछ एरर्स आ रहे हैं लोगों को। तो ऐसी मैट्रिक्स या फिर लॉग्स आप गैदर करना चाहते हो और वो कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपको चाहिए एक लॉगिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसी को और एक्सटेंड हम कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे हेलो डॉट एप्लीकेशन जैसे जैसे लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, ये इतनी स्केल करनी पड़ गई कि एक सिंगल सर्विस काफ़ी मतलब आर्किटेक्चर आपका कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो आपने सोचा कि इसको और ब्रेक कर देते हैं। तो जो आपकी हेलो डॉट एप्लीकेशन थी इसको आपने मल्टीपल सर्विसेज में ब्रेक कर दिया। मान लो यहाँ पर आपने 3 सर्विसेज में ब्रेक किया इसको, S1 S2 S3, और ये तीनों मिलके अपनी रिक्वेस्ट सर्व करती है कि सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट आ रही है S1 के पास, ये कुछ इसके पास जाएगी S2 जो डेटाबेस से कनेक्टेड है अपनी, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये S3 के पास जाता है फिर, और ये ऐसे कुछ काम करता है। तो जब आप ये फाइनली जब लॉग्स को ट्रेस करोगे तो आपको एक सिंगल लोकेशन पे लॉग्स चाहिए कि ये जो S3 में कुछ हुआ, S1 में कुछ हुआ, S2 में कुछ हुआ, S3 में कैसे वो रिक्वेस्ट सर्व हुई। मतलब यूज़र 1 ने एक रिक्वेस्ट भेजी, वो यहाँ से स्टार्ट हुई S1 से, फिर S2 में आई, फिर S3 में गई, तो वो कैसे रिक्वेस्ट चली, कैसे उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसके सारे के सारे लॉग्स मेरे को एक एप्लीकेशन पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सारे के सारे लॉग्स चाहिए। मैं ये नहीं कर पाऊँगा कि मैं सब सर्विस के होस्ट्स में लॉगिन करूँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे हर सर्विस के अंदर एक होस्ट है कि मैं वहाँ पे जाके देख सकूँ। तो शॉर्ट में समझें तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बात कर ले हैं अभी। तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी रहे टू स्टोर ऑल द लॉग्स, सेंट्रलाइज्ड लॉग्स रेपोजिटरी। तो हमें ऐसी एक सर्विस बना रहे हैं यहाँ पे कि जो भी अपनी सर्विसेज है इनकी एक लोकेशन पे आप लॉग्स स्टोर कर पाओ। जैसे आपका स्प्लंक हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, ऐसी कोई सर्विस हम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई आपकी एक बात। अब चलते हैं हम दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या कि हमें मैट्रिक्स पब्लिश करने हैं कुछ, कि जैसे अपनी जो ये हमने बोला कि S1 S2 3 सर्विसेज है अपनी, तो इनमें CPU यूटिलाइजेशन क्या है, इन सर्विस के ऊपर जो होस्ट हमने लगा रखे हैं उनका डिस्क यूसेज क्या है, उनका मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, उनका हीप यूसेज क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स से पब्लिश करें। और कुछ ऐसे कस्टमाइज मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे जो भी मैं APIs एक्सपोज कर रहा हूँ कि हेलो डॉट सी मेरी एप्लीकेशन है, उसकी जो मैंने API एक्सपोज कर रखी है उसकी लेटेंसी कितनी आ रही है, उसमें एरर रेट्स कितने आ रहे हैं, उसमें कितने 5xx वाले एरर आए। तो ये सारी मैट्रिक्स मैं कैप्चर करना चाहता हूं एंड वी वांट कि जो सर्विस आप डिज़ाइन कर रहे हो वो सर्विस इस कैपेबिलिटी को सपोर्ट कर पाए। नंबर 3 इज जो आपने लॉग्स स्टोर किए हैं, जो आपने मैट्रिक्स पब्लिश करी है, स्टोर करी है, उनको आप देख पाओ। तो लॉग्स की हम बात करेंगे। आई वांट समथिंग कि मैं इन लॉग्स में सर्च कर पाऊँ। जो लॉग्स में स्टोर कर रहा हूँ कुछ रैंडम स्ट्रिंग में दूंगा और उस रैंडम स्ट्रिंग से मैं सर्च कर पा रहा हूँ। दिस इज़ वन। और मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हम मैट्रिक्स पब्लिश कर रहे हैं तो आप कुछ इससे ग्राफ बना पाओ, ग्राफ प्लॉट कर पाओ, और उसके ऊपर अगर आपकी कुछ अलार्म्स रिक्वायरमेंट है कि अलार्म्स मेरे को सेट करना है कि अगर लेटेंसी
डिपेंडेंसी इस नंबर से ब्रीच करता है तो वो आप वहाँ पे दिखा पाओ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब हम चलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यार, जो टाइनी यूआरएल वाला वीडियो था कि फंक्शनल और रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से। तो नंबर वन है आपका स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी बोले तो अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे hello.c जो सर्विस है, यहाँ पे आपने 3 सर्विसेज में इसको ब्रेक कर रखा है। अब हो सकता है फ्यूचर में वो 4 सर्विसेज हो जाए, फ्यूचर में वो 10 सर्विस हो जाए, फ्यूचर में वो 100 सर्विसेज हो जाए। तो योर लॉगर सर्विस विच यू आर डिज़ाइनिंग शुड बी एबल टू हैंडल दैट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक या फिर दैट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की कितनी भी सर्विसेज आ जाए, मेरी सर्विस स्केलेबल है कि आप उन लॉग्स को स्टोर कर पाओगे ऑन सेंट्रलाइज लोकेशन। एंड सेम गोज फॉर द मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर 2 इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बोले तो मतलब क्या कि जो आप लॉग स्टोर करोगे इस एप्लीकेशन में, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी लॉगर सर्विस बोल रही है कि आज तो हम अवेलेबल नहीं है, आज हम लॉग स्टोर नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे हम नहीं चाहते, ऐसी हम डिज़ाइन एप्लीकेशन नहीं करेंगे। वी वांट कि अपनी सर्विस की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। तो ये हम सपोर्ट कर रहे हैं 5 नाइन्स तक। कितने हो गए? 5 नहीं, 7 नाइन्स तक, ठीक है। फिर आपने आती है लेटेंसी। अब लेटेंसी का हम कोई नंबर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट वी वांट कि अपनी एप्लीकेशन मिनिमम लेटेंसी में चले कि जब आप मिनिमम लेटेंसी बोले तो कि आपकी सर्विस S1 पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। अब आप S1 में लॉग्स नहीं देख रहे, आप लॉगर सर्विस में लॉग्स देख रहे हो। तो आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है मेरे को यहाँ पे लॉग्स दिख जाए। मान लो वो 1 सेकंड की हम लेटेंसी सपोर्ट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है वो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अबाउट लेटेंसी। नंबर 4 यहाँ पे और क्या हो सकता है? और हो सकता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात करें हम, जो हमने लेटेंसी के बाद बोला कि हम एट द मोमेंट, मतलब जिस टाइम पे आपका कमिट हो रहा है उसी टाइम पे नहीं, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी से हमें चलेगा। तो कुछ टाइम के बाद में हमारे लॉग्स दिख जाते हैं तो हमारी बात बन जाएंगी। तो वी विल से कि अपनी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। नंबर 5 इज़ ड्यूरेबिलिटी बोले तो अब मैं बोलूँ कि जो मैं लॉग स्टोर कर रहा हूँ, जब मैं मैट्रिक्स पब्लिश कर रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 45 डेज तक लॉग स्टोर करूँगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 90 दिन तक लॉग स्टोर करूँगा, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 साल तक लॉग स्टोर करूँगा, तो जो भी मेरा टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड तक आपके लॉग्स लॉगर सर्विस के अंदर स्टोर होने चाहिए और वो वहाँ से रिमूव नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यार आप 10 दिन बाद बोलो कि वो लोग तो गए ऐसा नहीं चलेगा। तो दैट व्हाट ड्यूरेबिलिटी रिप्रेजेंट्स। तो ये अपनी बात हो गई फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। अब हम चलते हैं एक्चुअल डिज़ाइन की तरफ अब हम चलते हैं कि लॉगर सर्विस जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कैसे दिखेगा। तो एक हाई लेवल व्यू देखते हैं हम यार कि अपने कुछ ये सर्विसेज हैं, S1 है, S2 है, S3 है और ये है अपनी लॉगर सर्विस। अब इन सर्विसेज के ऊपर कुछ मैट्रिक्स बन रहे होंगे, कुछ लॉग्स बन रहे होंगे, आप चाहते हो कि वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर हो जाए। ये है एक हाई लेवल व्यू कि कुछ सर्विसेज हैं वो लॉगर सर्विस में जाके लॉग स्टोर करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो इसके 2 मैकेनिज़्म हो सकते हैं। हम हाई लेवल पे 2 मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं कि एक तो ये हो कि ये सर्विसेज खुद जाके इधर लॉग्स पब्लिश कर दे, मैट्रिक्स पब्लिश कर दे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो अपनी लॉगर सर्विस है वो खुद इसके पास जाएगी कि हाँ भाई तुम्हारे पास लॉग्स है, दे दो, मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ दिस मैकेनिज़्म, वो है पुश मैकेनिज़्म। अगर हम सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें है ये पुश मैकेनिज़्म। नंबर 2 इज़ पुल मैकेनिज़्म बोले तो कि जो अपनी लॉगर सर्विस है वो अपनी सर्विसेज के पास जाएगी और वहाँ से लॉग्स इंपोर्ट करेगी पुल करेगी, लॉग्स पुल करेगी अपनी लॉगर सर्विसेज की। जो अपना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है hello.c एप्लीकेशन का, hello.c प्रोग्राम जैसा लग रहा है पर अपनी काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, हेलो बोलती है लोगों को ये, ठीक है। तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि मेरे को पुश मैकेनिज़्म यूज़ करना है या फिर पुल मैकेनिज़्म? दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं, हम कौन सा देखेंगे, हम यूज़ करेंगे कोई सा ना कोई सा। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, पुश मैकेनिज़्म वर्सेस पुल मैकेनिज़्म। अब देखो,
फ़ायदे नुकसान की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पुश मैकेनिज्म में क्या होगा फ़ायदा? पुश मैकेनिज्म में ये फ़ायदा होगा कि जैसे यहाँ पे कुछ लॉग्स बन रहे हैं वो पुश कर देगा लॉगर सर्विस के ऊपर, ठीक है। तो लेटेंसी वाली जो हम बात बोल रहे थे कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ठीक है, पर लेटेंसी वाली जो हम बात बोल रहे थे कि मिनिमम लेटेंसी में अपने लॉग्स चले जाएंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, तो इसमें कुछ लेटेंसी का जो इशू है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर हम इसको इससे कंपेयर करें पुल मैकेनिज्म से, तो जब आप ये लॉग्स आते ही हमने क्या बोला कि जब से इसमें सर्विस में कोई लॉग्स जनरेट हुए आपने इसमें पब्लिश कर दिए, तो आपको स्केलेबिलिटी इसकी हैंडल करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि आपकी मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है और जैसे ही कोई नई सर्विस ऐड होती है या फिर जैसे सर्विसेज में लॉग्स तो डायनेमिक रहेंगे। अब यार ऐसे ही तो है नहीं कि S3 में अगर कुछ उसने नए लॉग्स पब्लिश करने स्टार्ट किए तो वो लॉगर सर्विस के पास जाएगा कि हाँ भाई तुम स्केल कर लेना, मैं ज़्यादा लॉग्स पब्लिश करूँगा, या फिर जो मेरी फ्रीक्वेंसी है मैं उसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो लॉगर सर्विस की यू शुड बी स्केल्ड इनफ ताकि वो इतनी ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। यहाँ पे हम अपनी सिंक एपीआईज़ के डिस्कस करें कि यहाँ पे कुछ एपीआई एक्सपोज्ड है, ठीक है। एपीआई एक्सपोज्ड है जो हम यूज़ करते हैं, इसकी मान लो पब्लिश लॉग वाली एपीआई है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब पुल मैकेनिज्म में क्या हो सकता है, एक फ़ायदा जो मेरे को दिखता है वो ये कि जो सर्विसेज हैं, हम बोल रहे थे कि हम सर्विसेज की हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं, काइंड ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, डिस्क यूसेज हो गया। तो लॉगर सर्विस क्या यहाँ पे जाके हिट कर रही है, तो ये बेसिक हेल्थ तो नॉर्मली ही चेक कर पाएगी कि एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं है। पर अगर आप देखोगे तो अपना मेन मोटो ये नहीं है लॉगर सर्विस का। लॉगर सर्विस का मेन मोटो ये है कि सर्विस कुछ जो अपनी मल्टीपल सर्विसेज हमने बना रखी हैं वो कुछ लॉग्स पब्लिश करेंगे और वो लॉग्स लॉगर सर्विस के अंदर स्टोर होने चाहिए। अब हम ये नहीं मतलब चाहते, वो अगर आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी मिल जाती है कि ये साथ में हेल्थ भी चेक कर रहा है सर्विसेज की, तो वो ठीक है, पर मतलब इट्स नॉट ए रिक्वायरमेंट कि अपना मेजर रिक्वायरमेंट रहे कि जो हम डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ बात है कि पुश होना चाहिए या फिर पुल होना चाहिए। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो यार बनाएंगे कि जब आप सिस्टम डिज़ाइन में ऐसे सिनेरियोज़ में फंसते हो कि आपको पुश मैकेनिज्म यूज़ करना है या फिर आपको पुल मैकेनिज्म यूज़ करना है, वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, कौन से पैरामीटर्स पे आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि यार दिक्कत क्या हो रही थी दोनों मैकेनिज्म में, या तो मान लो आप एक बार हम इसी डायग्राम को वापस बनाते हैं। तो अपना ये है पूल ऑफ सर्विसेज S1 S2 S3, ठीक है, और है ये लॉगर सर्विस। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, या तो ये लॉग्स पुल कर रही थी। अब पुल कर रही थी मतलब क्या, ये अपनी फ्रीक्वेंसी से लॉग्स पुल करेगा, तो यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लॉग्स अक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये पुश कर रहा है तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी से पुश कर रहा है, हो सकता है ये डाउन चली जाए कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लॉग्स आ गए तो ये डाउन चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अवॉइड करने के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन बिटवीन ए क्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। उससे क्या होगा, जो अपनी सर्विसेज हैं, क्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अरे तो हम क्यू लिख ही देंगे यहाँ पे तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, अपनी ये पूल ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। ये अपनी पूल ऑफ सर्विसेज है S1 S2 S3, और ये है अपनी लॉगर सर्विस। तो अभी अपना हो क्या रहा है, कि जो भी अपने लॉग्स हैं, जो अपनी सर्विसेज लॉग्स जनरेट कर रहे हैं, दे विल पब्लिश टू ए क्यू। तो यहाँ पे ये हो गया पुश मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये जो लॉगर सर्विस है अपनी स्केलेबिलिटी के हिसाब से इन लॉग्स को पुल कर लेगा, तो यहाँ पे है ये पुल मैकेनिज्म। तो जो हम सर्विस यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर आप देखोगे तो इस साइड से ये पुश मैकेनिज्म है, ये अपनी क्यू के अंदर सारे के सारे लॉग्स पब्लिश कर रहा है। अगर लॉगर सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इट इज़ पुलिंग द लॉग्स, पर जो बीच में एक ये हमने लेयर बना दी है ताकि अपने हिसाब से सारा काम हो जाए। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, इसकी हम डिज़ाइन डिटेल में नहीं जाएंगे। वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज़ स्केल्ड इनफ टू पावर बोथ द सिस्टम। जो अपनी मल्टीपल सर्विसेज है उनकी स्केलिंग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कितनी भी सर्विसेज ऐड हो जाए, इट इज़ वेल स्केल्ड। अगर लॉगर सर्विस किसी भी फ्रीक्वेंसी से लॉग्स पुल कर रहा है तो इट इज़ स्केल्ड इनफ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू हमने बना दी है बीच में, और यहाँ पे जो अपनी सर्विसेज हैं वो फैच कर रही है, फैच नहीं कर रही, सर्विसेज पब्लिश कर रही है। जो अपनी लॉगर सर्विस है वो फैच कर रही है लॉग्स। एक छोटा सा डिटेल यहाँ पे, क्या जो अपनी सर्विसेज है यहाँ पे क्यू में लॉग्स पब्लिश कैसे करेंगे। तो मान लो जो हमने क्या कर रखा है, हमने मल्टीपल टॉपिक्स बना रखे हैं,
ठीक है। जो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू का एग्जांपल अगर हम ले, जैसे काफका हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एस एन एस एंड एस क्यू एस हो सकता है। तो मैंने काफका का, बस मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज है, मैंने यूज़ किया है एस एन एस एंड एस क्यू एस का कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे इस डिज़ाइन में वही यूज़ करने वाले हैं कि जो अपनी मल्टीपल सर्विसेज है, यहाँ पे हमने टॉपिक्स बना रखे हैं, एस एन एस टॉपिक्स हमने बना रखे हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ, तो हमने एस एन एस टॉपिक्स बना रखे हैं कि भाई लॉग ग्रुप 1 एप्लीकेशन लॉग, लॉग ग्रुप 2 ये S1 का है, ये भी S1 का है, ये है मैट्रिक लॉग। अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में जाएंगे कि हमें ये 2 लॉग्स क्यों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स बना रखे हैं और ये टॉपिक्स क्या करते हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं इन टॉपिक्स पे पब्लिश करेगा। जैसे भी कोई भी एप्लीकेशन लॉग्स जनरेट हो रहे हैं वो इसमें जाएंगे, कोई भी सर्विस लॉग्स, मैट्रिक्स लॉग्स जनरेट हो रहे हैं वो मैट्रिक लॉग में जाएंगे। और अपनी जो लॉगर सर्विस है, लॉगर सर्विस का काम क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लॉग ग्रुप्स हमने बना रखे हैं। जो लॉग ग्रुप्स यहाँ पे टॉपिक है कि भाई लॉग ग्रुप 1 है यहाँ पे स्टोर होंगे, लॉग ग्रुप 2 है यहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा काम है एस एन एस टॉपिक्स का। और एस एन एस टॉपिक्स जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू हमने बोला था, इसके कॉम्बिनेशन में एस क्यू एस है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस एन एस एंड एस क्यू एस। तो एस क्यू एस यहाँ पे क्या कर रही है कि जो भी आपके लॉग्स पब्लिश हो रहे हैं, तो अपनी जो लॉगर सर्विस की एस क्यू एस है, लॉगर सर्विस की जो भी एस क्यू एस है, वो इन टॉपिक्स के लॉग्स पुल कर लेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी पब्लिश हो रहा है वो इनसे सब्सक्राइब कर रखा है, यहाँ पे सब्सक्राइब है, तो जो सारे के सारे लॉग्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे हमने कुछ मान लो डीमन है अपना, और ये डीमन क्या करता है, अपनी जो भी एस क्यू एस है अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लॉग्स पुल कर लेता है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। तो हमने बोला कि लॉग्स पुश हो रहे हैं एक तरीके से और दूसरी तरफ से हो रहे हैं पुल। तो मैंने जो आपकी डीमन वाली बात बोली, तो होगा क्या, मान लो ये है अपनी पूल ऑफ सर्विस, अगेन मैं बार बार बना रहा हूँ पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना एक लॉग डीमन रहेगा कि S1 है, S2 है, S3 है। तो एक ये लॉग डीमन हम इंस्टॉल करके रखेंगे, जो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन के पास अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू के पास जाएगा और वहाँ पे लॉग्स पब्लिश करेगा। कि यार हम ऐसा नहीं चाहते कि हम मतलब बार बार खुद जाके पब्लिश करें, ठीक है। कि आप मतलब कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, जैसे मैंने बोला प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपने नीचे लिखा कि हाँ भाई ये वाला लॉग जाके उधर पब्लिश कर दो। वी वांट कि बैकग्राउंड में अपना कोई डीमन चलता रहे, और उस डीमन का काम क्या रहेगा कि जो भी लॉग्स पब्लिश हो रहे हैं वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू में डाल दें। और सेम अपना लॉगर सर्विस के केस में, लॉगर सर्विस में जो डीमन चल रहा है वो उसका काम क्या है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी का, कि हमने क्या कर रखा है कि भाई जिस टॉपिक से, जैसे अपना लॉग ग्रुप पहला वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रखी है कि पर सेकेंड ये 1 मैसेज फैच करेगा, ठीक है। ऐसे ये इसका वाले के लिए कर रखा है कि हमने पर सेकंड 10 मैसेज फैच करेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी से हमने डिफाइन कर रखा है इस लॉगर सर्विस के अंदर, उस लॉगर सर्विस उस हिसाब से ये डीमन काम करेगा और लॉग्स पुल कर लेगा और स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया हाई लेवल व्यू कि ऐसे अपनी सर्विस काम करेगी। यहाँ पे पूल ऑफ सर्विस है, बीच में अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है, उधर लॉग्स ग्रुप बने हुए हैं, वो स्टोर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं स्टोरेज रिक्वायरमेंट की तरफ। हाँ, तो अब हम चलते हैं स्टोरेज रिक्वायरमेंट की तरफ। स्टोरेज रिक्वायरमेंट के लिए हम समझते हैं कि हमें किस टाइप के लॉग स्टोर करने हैं। सबसे पहले तो हमने बोला था कि हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स, एक तो हमारे एप्लीकेशन के कुछ लॉग्स जनरेट होंगे, तो नंबर 1 इज़ एप्लीकेशन लॉग, और दूसरा अपना क्या, कुछ मैट्रिक्स हम पब्लिश कर सकते हैं, कुछ कस्टम मैट्रिक्स हो सकती है जैसे लेटेंसी वाली, अवेलेबिलिटी वाली। उसके अलावा हमारी कुछ ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जैसे होस्ट की मैट्रिक है, CPU यूटिलाइजेशन है, हीप यूसेज है, डिस्क यूसेज है, मेमोरी यूसेज है। तो अपने 2 टाइप्स के लॉग स्टोर हम करेंगे। उसी हिसाब से हम जानने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, हम डीप डाइव करते हैं कि हमें कैसा स्टोरेज सिस्टम यूज़ करना चाहिए। तो हम सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एप्लीकेशन लॉग्स जो आप स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप के हो सकते हैं, मैट्रिक्स लॉग जो आप स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप के हो सकते हैं।
तो हमने एक इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या बोली थी कि आपकी जो मल्टीपल सर्विसेज हैं उनमें क्या करेगा, ऐसा हो सकता है कि एक रिक्वेस्ट है जो मल्टीपल सर्विसेज सर्व कर रही है, कि यहाँ से कुछ डेटा या ये डेटाबेस के पास गया और ये कुछ इन्फॉर्मेशन हुई S3 के साथ, तो हम चाहते हैं कि वो ट्रेसिंग अवेलेबल रहे। हमने कहा था कि मैं सर्च वाली कैपेबिलिटी चाहता हूँ, मैं सर्च वाली कैपेबिलिटी चाहता हूँ कि यू वांट सम इन्फ्रेंस इन बिटवीन, ताकि आप इन लॉग्स को लिंक कर पाओ, और वो आप कर पाओगे एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आईडी डिफाइन करके। रिक्वेस्ट आईडी का मतलब क्या है कि जब इनिशियली रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है कि ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है, इसने ये रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट S1 के पास आई, S2 के पास गई, S2 DB के पास गया, और ये S3 के पास गई, और फाइनली अपना रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है। तो अपनी जो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ऑपरेशन 1 हुआ OP1, यहाँ पे OP2 हुआ, OP3 हुआ, तो जब आप अपनी लॉगर सर्विस के जो लॉग स्टोर हो रहे हैं, मान लो ये लॉग वाली फाइल है, अगर आप रिक्वेस्ट आईडी से सर्च करते हो इसमें, तो ये सीक्वेंस सारा पता लग जाए। ऐसा तो नहीं है कि मैं मल्टीपल, हमने बोला था कि हमें सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग एप्लीकेशन चाहिए, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू सिंगल सर्विस एंड चेक अगेन अगेन अगेन। अगर मैं मल्टीपल लॉग ग्रुप्स हमने जो बना रखे हैं, हमने कहा था कि हमने लॉग ग्रुप बना रखे हैं, तो अगर मैं मल्टीपल लॉग ग्रुप्स में एक साथ सर्च करता हूँ इस रिक्वेस्ट आईडी के साथ, तो आई वांट टू सी ऑल द लॉग्स अवेलेबल specific to this request ID so that I can deep dive into what happened with that particular request। ठीक है, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो हमने कहा कि हमें एक रिक्वेस्ट आईडी वाला पैरामीटर चाहिए दैट विल हेल्प टू स्टेब्लिश कोरिलेशन बिटवीन द रिक्वेस्ट विच वॉज सर्व्ड बाय मल्टीपल सर्विस। इन दिस सिनेरियो वी हैव 3 सर्विसेज टू सर्व द पर्टिकुलर यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एप्लीकेशन लॉग्स में हमें स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक हमें रिक्वेस्ट आईडी चाहिएगी। रिक्वेस्ट आईडी का रीज़न हमने बता दिया है हमें क्यों चाहिए, ये अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज़ रिक्वेस्ट आईडी, मान लो ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होगी अपनी। ठीक है, फिर हमें चाहिए कुछ यूज़र डेटा, तो यूज़र डेटा मान लो या फिर मशीन डेटा मान लो, इसमें हम मेटा डेटा है ये काइंड ऑफ, जहाँ पे ये रिक्वेस्ट सर्व हो रही है। जैसे सर्विस का नाम क्या है, सर्विस का नाम है S1, फिर सर्विस किस होस्ट पे सर्व हुई। जब हम S1 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने यहाँ पे लॉगर सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस नहीं कर रहे, पर S1 में रिक्वेस्ट सर्व कैसे होगी। S1 के बाहर एक लोड बैलेंसर लगा होगा, ये अपनी S1 सर्विस है और इसमें मल्टीपल होस्ट्स होंगे। ठीक है, ये EC2 इंस्टेंसेस लगे हुए हैं। अब लोड बैलेंसर देखेगा कि किस रिक्वेस्ट के पास किस सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है और वो फर्दर सर्व हो रही है और वो फर्दर कैसे S2 को कॉल हो रहा है। ठीक है, तो S1 हो गया। फिर अपनी IP एड्रेस हो सकता है। ठीक है, कि इस S1 के अंदर जो सर्विस है इसमें कौन सा होस्ट रिक्वेस्ट सर्व कर रहा है, ये हेल्प करेगा। अगर मेरे को इन केस जो अपनी लॉगर सर्विस है, अगर वहाँ से मैं IP देख लेता हूँ तो फिर मैं उस पर्टिकुलर होस्ट में SSH कर सकता हूँ और वो डिटेल्स देख सकता हूँ। ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं अपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, बट जस्ट इन केस वी शुड नो कि कौन से होस्ट ने ये रिक्वेस्ट सर्व करी, तो अपने पास एक IP एड्रेस रहेगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। अब ऐसे रह सकता है कि मतलब वो HTTP मेटा डेटा कुछ है क्या, तो ऐसे काफ़ी सारे यूज़र मेटा डेटा रह सकता है। ठीक है, और एक अपना रहेगा फिर लॉग स्ट्रिंग। अब ये लॉग स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, जो भी अपना सर्विस पब्लिश कर रखा है। जैसे मान लो कुछ एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सबसे ख़तरनाक एक्सेप्शन। ठीक है, ये अपनी S1 ने फेंक दिया है और यहाँ पे पूरा स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो ये वाली हम चाहते हैं कि ये लॉग स्ट्रिंग में सर्व हो जाए। तो ये हो गया अपना एप्लीकेशन लॉग का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ एक टाइम स्टैम्प और चाहिए हमें भाई कि कितने टाइम पर ये रिक्वेस्ट सर्व हुई। ठीक है, क्योंकि अच्छा एक रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस नहीं करी, हमने बोला था कि हम सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। सर्च फंक्शनैलिटी में ऐसे भी हो सकता है कि एक तो आपने वो बोला कि मैं स्ट्रिंग से सर्च करूंगा, दूसरा ये कि आप पर्टिकुलर टाइम में भी सर्च कर सकते हो। तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा टाइम स्टैम्प, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वेस्ट कब सर्व हो रही है, ताकि अगर यूज़र ऐसे सर्च करता है कि सर्च फॉर जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन फ्रॉम 12 PM to 1 PM, तो उस 1 घंटे में मैं सर्च करूँगा कि ऐसा कुछ एक्सेप्शन आया है क्या। तो एक हो गया अपना एप्लीकेशन लॉग, दूसरे अपने लॉग्स हैं मैट्रिक लॉग्स। ठीक है, मैट्रिक्स लॉग्स का स्ट्रक्चर क्या रह सकता है, एक तो अपना रिक्वेस्ट आईडी ही आप बना सकते हो। रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं आएगा जैसे हम एप्लीकेशन लॉग्स में बात कर रहे थे, पर इट शुड बी देयर कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो S1 से सर्व हुई S1 to S, तो वो कुछ है नहीं। क्या हुआ, इरेजर कलेक्ट हो गया।
तो ये है अपना रिक्वेस्ट आईडी, ठीक है, रिक्वेस्ट आईडी हो गया। फिर है अपना टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प पे यहाँ पे दो चीज़ रहेगी, एक तो स्टार्टिंग टाइम स्टैम्प और दूसरा एंडिंग स्टार्ट टाइम स्टैम्प। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन वाली मैट्रिक दिखा रहे हैं, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन के केस में, सीपीयू यूटिलाइजेशन के केस में कि हम एक मिनट पे पब्लिश करते हैं। तो जैसे हमने ये 12:01 PM टू 12:02 PM, ये इपोक वैल्यू रह सकती है यहाँ पे, या फिर यूटीसी, जो भी मतलब आप टाइम स्टैम्प डिफाइन कर रहे हो। तो उस टाइम स्पैन में एक तो स्टार्ट टाइम स्पैन, एक तो अरे यार हाँ एक तो स्टार्ट टाइम स्टैम्प और एक है अपना एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो इन दोनों टाइम स्टैम्प से आप वो डेराइव कर पाओगे कि हाँ भाई अपनी मैट्रिक यहाँ से स्टार्ट और यहाँ, तो जब आप फाइनली डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हो उस ग्राफ बनाने के लिए, तो दैट विल हेल्प यू फाइनली आपकी सर्विस कौन सी है। तो जहाँ पे सर्विस S1 है और मैट्रिक कौन सी है, CPU यूटिलाइजेशन। फिर आप एक चीज़ स्टैट रह सकती है, स्टैटिस्टिक। तो हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये अपना पार्ट रहे मैट्रिक लॉग का, इट कैन बी डिराइव्ड लेटर। जैसे हमने सारे के सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए, अब उस डेटा पॉइंट के ऊपर आप कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो, तो वो रन टाइम पे कैलकुलेट हो सकती है अपनी लॉगर सर्विस के साथ, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमें करना चाहिए क्या स्टोरेज रिक्वायरमेंट, एक तो काफ़ी एम्बिग्यूअस है, पर फिर भी हम कोशिश करके देख लेते हैं, क्या बोलते हो, करनी चाहिए क्या हमें कोशिश, तो कोशिश करके देख लेते हैं। तो मान लो हमें लॉग स्टोर करने हैं फॉर कितने दिन, 1 ईयर। अरे यार काफ़ी एम्बिग्यूअस है इसमें, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इंटरव्यूअर से डिस्कस करो कि आपको अगर वो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स निकालनी है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी एम्बिग्यूअस रहेगा कि आप इसमें अजम्पशंस के ऊपर जाएगा आपका कि ये कितना एक्सेप्शन बड़ा हो सकता है। तो मान लो कि आप अजम्पशंस के साथ ही सब चलते हैं कि जो अपनी एप्लीकेशन लॉग वाली स्ट्रिंग है, वो एक स्ट्रिंग जो है वो 1 KB की है, 1 KB की अपनी स्ट्रिंग है। 1 KB की अगर अपनी स्ट्रिंग है तो हमें, और अपनी है सर्विसेज कितनी है, 3 सर्विसेज, और अपना जो मान लो रिक्वेस्ट है TPS, अगेन ये भी अजम्पशंस पे जाएगा कि हम हर सेकंड में 5 या फिर 10 मान लेते हैं, 10 लॉग्स पब्लिश करते हैं, तो अपना TPS का है 10 पर सेकंड, ठीक है, ये अपना TPS हो गया। तो अगर हम स्टोरेज की बात करें तो 1 KB इंटू 10, और अपनी टोटल सर्विसेज है 3, ये अपना हो गया पर सेकंड, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको मिनट में, इसको आवर में, इसको दिन में, इसको, तो ये जो नंबर है ये अपना है स्टोरेज रिक्वायरमेंट कि हमें इतना डेटा चाहिए स्टोर करने के लिए 1 साल के लिए, अगर हम वो मेंटेन करते हैं। सेम गोज़ विथ दिस मैट्रिक्स लॉग्स, आप कुछ अजम्पशंस के साथ चल सकते हो कि हाँ ये इतनी बाइट से इतनी बाइट से इतनी बाइट से और हमें इतना डेटा स्टोर करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर रहने वाला है अपने लॉग्स का। अब हम ये स्टोर कहाँ पे करेंगे? कहीं ना कहीं तो हमारी जो लॉगर सर्विस है वो कम्युनिकेट करेगी कि ये अपनी लॉगर सर्विस है, इसका कुछ डेटाबेस होगा, ये डेटाबेस है जहाँ पे ये स्टोर होंगे लॉग्स। तो कौन सा डेटा स्टोर हम यूज़ करना चाहते हैं टू सर्व दिस फंक्शनैलिटी, टू प्रोवाइड दिस स्टोरेज कैपेबिलिटी, जिसके ऊपर आप फर्दर 2 कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो। नंबर 1 इज़ आप इन लॉग्स में सर्च कैसे कर पाओगे, एंड नंबर 2 इज़ आप उनके ऊपर मैट्रिक्स कैसे पब्लिश कर पाओगे, ठीक है। हाथ दर्द करने लग गया यार इसको पकड़े पकड़े, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। वापस इरेजर सेलेक्ट हो गया। तो हम चलते हैं वापस अपने स्टोरेज रिक्वायरमेंट की तरफ। तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट में हमने बोला कि हमें 2 फंक्शनैलिटी चाहिए। नंबर 1 इज़ you want to store the logs and you want to provide the search functionality on top of it. Number 2 is you want to store matrix logs and you want to provide a capability कि आप उसके ऊपर ग्राफ बना पाओ। तो नंबर 1 की तरफ, नंबर 1 इज़ आप स्टोर कर रहे हो एप्लीकेशन लॉग्स आप स्टोर कर रहे हो। क्या इसमें कुछ स्ट्रक्चर है? तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड, नहीं बोलेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एप्लीकेशन लॉग्स आप कुछ रिलेशन, कुछ इसमें चक्कर नहीं है, तो आप नॉन रिलेशन की तरफ बढ़ सकते हो। पर
एक जो मेन फैक्टर जो यहाँ पे हमने बोला बार बार कि हमें सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है इसके ऊपर। सर्च फंक्शनैलिटी अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो एक जो बेस्ट यूज़ केस जो रहता है सर्व करने के लिए वो रहता है इलास्टिक सर्च, इलास्टिक सर्च क्लस्टर। इसको AWS में आप ओपन सर्च बोलते हो, जो मैनेज सर्विस है, ठीक है। तो इलास्टिक सर्च क्लस्टर आप यूज़ कर सकते हो टू स्टोर लॉग्स एंड इट प्रोवाइड्स अ सर्च कैपेबिलिटी टू सर्च फॉर दोज लॉग्स, क्योंकि आपको उन लॉग्स की इंडेक्सिंग तो करनी ही रहेगी ताकि आप उनको इजीली सर्च कर पाओ, और वो कैपेबिलिटी आप इजी इलास्टिक सर्च क्लस्टर से आसानी से इन हाउस मिल जाएगी। तो आपको मतलब इन जनरल भी आप अगर ये देखोगे डॉक्यूमेंटेशन, तो एक ELK नाम की चीज़ होती है, लॉग स्टैश इलास्टिक सर्च और किबाना, जो आप यूज़ कर सकते हो लॉगिंग के लिए। लॉग स्टैश का काम क्या है, जो अपनी मल्टीपल सर्विसेज थी S1 S2 S3, इन सबसे वो लॉग्स कलेक्ट करना, उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, कुछ पार्सिंग वगैरह करनी है वो कर दे। मान लो एक तो ये हो सकता है कि मान लो जो आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं उनमें किसी ने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लॉग कर दी, जैसे यूज़र नेम सेंसिटिव नहीं है, हो सकता है पासवर्ड सेंसिटिव है पर काफ़ी, तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे, और बाकी चीज़ें जैसे आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, ऐसी कोई सर्विस अपनी hello.c एप्लीकेशन यूज़ करने लग गई, तो हम नहीं चाहते कि वो लॉग्स में स्टोर हो जाए और कोई उनको यूज़ कर ले। तो हम क्या चाहते हैं कि जो अपनी लॉग स्टेश है यहाँ पे अपना डीमन समझ लो इसको, जो हमने बोला था कि हम एक डीमन रखेंगे टू पुल मल्टीपल लॉग्स, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ पे लॉग स्टैश को दे रहे हैं। लॉग स्टैश क्या कर रहे हैं, मल्टीपल सर्विस से लॉग्स पुल कर रहा है, उन पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उनको कलेक्ट कर रहा है और फाइनली डंप कर रहा है इलास्टिक सर्च क्लस्टर में। इलास्टिक सर्च क्लस्टर क्या कर रहा है, उनके ऊपर इंडेक्सिंग कर लेगा, जो भी हमने स्कीमा डिफाइन कर रखा है कि कैसे हमने इंडेक्सेस बनाए। एक तो अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो हम इसमें बेसिकली इंडेक्सेस बनाते हैं। इंडेक्सेस मान लो हमने बना रखे हैं पर डे, तो हर दिन के लॉग्स एक इंडेक्स में स्टोर होंगे जो हमने स्कीमा डिफाइन कर रखी है, ठीक है। और फाइनली आप किबाना यूज़ कर सकते हो फॉर यूजुअलाइजेशन पर्पस, फॉर सर्चिंग कैपेबिलिटी की, जैसे आपने लॉग्स इंडेक्स किए हैं आप किबाना यूज़ कर सकते हो। किबाना भी एक क्वेरिंग वाला एक वो रहता है आपका डेव टूल, जहाँ पे आप स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो कि इस स्ट्रिंग मेरे को बताओ कि ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है क्या, ये कब आई, ऐसे। तो सारी आप एनालिसिस कर सकते हो किबाना के थ्रू। तो हम कहाँ थे यार, हाँ, तो हम एप्लीकेशन लॉग स्टोर कर रहे थे, तो हमारी एक चॉइस होगी इलास्टिक सर्च क्लस्टर। इलास्टिक सर्च क्लस्टर आप यूज़ कर सकते हो टू स्टोर लॉग्स। एक चीज़ और सकती है यहाँ पे, क्या हो सकती है कि आप लॉग्स एप्लीकेशन जो बना रहे हो, आप जो लॉग्स जनरेट कर रहे हो उनमें क्या है, जो अपनी सर्विसेज हैं S1 S2 S3, ठीक है, ये अपनी सर्विसेज है S1 S2 S3। तो यहाँ पे आप जो लॉग्स जनरेट कर रहे हो वो क्या कर सकते हो कि आप एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने पर आर एक फाइल बना रहे हो, आप पर आर एक फाइल आप बना रहे हो कि जो भी आपके लॉग्स आते हैं उसको अपेंड करते जाओ। अगर लॉगिंग की बात करें, अगर हमने शुरू में डिस्कस नहीं किया हो, तो लॉगिंग इज जस्ट एन अपेंड स्ट्रक्चर। एक फाइल में आप लॉग्स पब्लिश कर रहे हो और उसमें अपेंड होते रहेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, लिंक लिस्ट काइंड ऑफ थिंग, कि अपना ये नोड 1 है, इसमें अब कुछ नई एंट्री है, ये N2 में एंटर कर दो, ये नई एंट्री है, ये N3 में एंटर कर दो। तो ये लिंक लिस्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो हमने आवरली फाइल बना रखी है कि जो भी आपके लॉग्स आते हैं वो अपेंड करते रहो, कि यहाँ पे NP आया था इस टाइम पे, यहाँ पे आ गया इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, यहाँ पे इंटरनल सर्वर आ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो जो भी अपने लॉग्स रहते हैं, ठीक है, क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हाँ, डबल कोट्स में, हाँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपनी एक फाइल में आप लॉग्स पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश कैसे, जो मतलब ये अगेन अपना इलास्टिक सर्च के दूसरा अल्टरनेटिव हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी लॉगर सर्विस है वो क्या कर रही है, पर आर एक फ़ाइल बना रही है एप्लीकेशन लॉग में, और इस फाइल में अपने लॉग्स को डंप कर रही है, ठीक है। अब एक चीज़ अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलें, तो हमने डिस्कस किया था कि अपनी एप्लीकेशन स्केलेबल होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी की अपनी मल्टीपल सर्विसेज रह सकती है, या फिर मतलब एक सर्विस में भी कितने ही लॉग्स आ सकते हैं। तो आपकी सिंगल ऐसे फाइल बनाना प्रोबेबली काम ना करें, या फिर आप उसमें सर्च कैपेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, ग्रेप लगाओगे। तो हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं HDFS, हडूप वाला फाइल सिस्टम, ठीक है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर फाइल्स, और इसको ऊपर हमें चाहिए सर्च कैपेबिलिटी, सो यू कैन यूज़ मैप रिड्यूस
और आप स्पार्क वाली क्वेरीज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इन जनरल आपको मैप रिड्यूस यूज़ करना है टू सर्च फॉर स्पेसिफिक लॉग स्ट्रिंग, क्योंकि हमें सर्चिंग वाली कैपेबिलिटी चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया स्टोर करने का। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इलास्टिक सर्च यूज़ करो या फिर आप HDFS यूज़ करो। इट डिपेंड्स ऑन कि अपना डिस्कशन कैसे जाता है इंटरव्यू में, उसी तरीके से आप ज़्यादा उसमें डिटेल में जा सकता हो। जैसे हमने एक आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया इलास्टिक सर्च वाला, कि लॉग स्टैश यूज़ किया, इलास्टिक सर्च यूज़ किया, किबाना यूज़ किया फॉर क्वेरिंग पर्पस, ठीक है। HDFS में आपको किबाना यूज़ नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, तो मैप रिड्यूस आप यूज़ कर सकते हो टू सर्च फॉर लॉग्स। नंबर 2 रिक्वायरमेंट अपनी थी मैट्रिक लॉग्स। तो हम जो यहाँ पे स्टोरेज निकाल रहे हैं कि कौन सा स्टोरेज हमारा यूज़ केस सर्व करेगा, वो कैसे निकाल रहे हैं हम, कि जो आप एक बार लॉग स्टोर कर देते हो, लॉग स्टोर जो आप कर देते हो वो बाद में फर्दर यूज़ कैसे करना चाहते हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स लॉग्स में हम क्या करना चाहते हैं, एक बार आपके लॉग्स डंप हो जाते हैं, आप उनके ऊपर कुछ ग्राफ बनाना चाहते हो, ग्राफ बनाना चाहते हो उनके ऊपर, ठीक है। कि भाई मेरे ये मैट्रिक्स लॉग है, ये मैट्रिक लॉग एंट्री 1, ये M2 है, ठीक है। ये मैट्रिक्स लॉग्स एंट्री आ रही है, तो जो अपना ये ग्राफ बन रहा है, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अपना जो ग्राफ बन रहा है ये M1 वाला डेटा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये M1 वाला डेटा पॉइंट है, फिर ये M2 वाला डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफ मैं बना पाऊँ अपने लॉग्स के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं कैसे बना पाऊँगा, किस DB में मैं स्टोर करूँ, कौन सा डेटाबेस में यूज़ करूँ, क्या मैं ये फाइल में डंप कर दूँ, क्या मैं ये इलास्टिक सर्च में स्टोर कर लूँ, मैं कहाँ स्टोर करूँ। तो अगर आप देखोगे बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई वॉन्ट टू स्टोर समथिंग ऑन दोज लाइन्स, कि मैं डेटा पॉइंट्स हर टाइम के ऊपर जनरेट कर पाऊँ, स्टोर तो मैं कर ही रहा हूँ डेफिनेटली, मैं उसके ऊपर ग्राफ बना पाऊँ। वो कैसे आप कर पाओगे, यू नीड समथिंग विच इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज डेटाबेस। एंड वाई डू यू नीड दिस डेटाबेस, आई जस्ट एक्सप्लेन यू द रीज़न, ठीक है। क्योंकि हमें हर पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये देखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे CPU यूटिलाइजेशन कितना था, उस पर्टिकुलर टाइम पे मेमोरी यूसेज कितना था। वो आप कर पाओगे आसानी से। टाइम सीरीज डेटाबेस स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बने हुए हैं कि आपको ओवर द टाइम इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था टाइम्स। तो यार एक चीज़ होती है, थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं, एक चीज़ होती है इंसर्ट, ठीक है, एक चीज़ होती है अपडेट, ठीक है। तो हम टाइम सीरीज डेटाबेस में कर क्या रहे हैं, हर हम एंट्री को नया ऐड कर रहे हैं, कि जैसे अपना ये DB है, ठीक है, ये कॉलम सही है। तो ये M1 एंट्री स्टोर हो गई यहाँ पे, ये M2 एंट्री स्टोर हो गई, ये M3 एंट्री स्टोर हो गई, ये M4 एंट्री स्टोर हो गई। तो जब आप ग्राफ बना रहे हो पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके पास एंट्री अवेलेबल है और उसको आप पॉपुलेट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो एक होता है इन्फ्लक्स DB, इस पे मैंने कभी काम नहीं किया, आई जस्ट गूगल्ड इट कि टाइम सीरीज डेटाबेस के एग्जांपल्स कौन से होते हैं। सबसे ऊपर आया था इन्फ्लक्स DB, किसने बनाया, ये फेसबुक ने बनाया शायद। नंबर 2 वॉज कुछ, एक तो अमेजोन का भी था, AWS का भी था। तो मैंने स्पेसिफिकली देखो टाइम सीरीज डेटाबेस पे काम नहीं किया है, आई जस्ट हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज। एक होता है प्रोमेथियोस, ऐसा कुछ ही प्रोनाउंसिएशन था शायद उसका, ठीक है। तो एक ये होता है। तो दीज टूल्स यू कैन यूज़ टू स्टोर द डेटा, जो आपका डेटा आ रहा है मैट्रिक वाला, और फाइनली इसके ऊपर आप ग्राफ प्लॉट कर पाओ, क्योंकि अपना मेन इंटेंशन वही है। लॉग्स का तो ठीक है, हम सर्च करके समझ जाते हैं, मैट्रिक वाले लॉग्स देखोगे जो अभी हम मैट्रिक लॉग स्टोर कर रहे हैं, उनसे हम कुछ इन्फर कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना था वो हम देख सकते हैं ऑब्वियसली, पर वो इन्फर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, कि आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा निकाल रहे हो और ये पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो, ये CPU यूटिलाइजेशन है, ये परसेंटेज में है कि भाई इस टाइम पे 90% था, इस टाइम पे 100% चला गया, अब यहाँ पे 100% जा रहा है, मतलब अपनी इस एप्लीकेशन का यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यू कैन सेटअप सम काइंड ऑफ अलार्म की 50-90% जब जाता है। अलार्म के लिए, अलर्टिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है दैट यू कैन यूज़। जैसे क्लाउड वॉच की बात करेंगे, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लॉगिंग के लिए आई हैव यूज्ड काइंड ऑफ इलास्टिक सर्च एंड देन क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच में क्या ऐसे ही रहता है आपका फंक्शनलिटी कि आप लॉग ग्रुप्स में लॉग स्टोर करते हो, ठीक है। मैट्रिक्स वहाँ पे आ जाएंगे आपके और आपके लॉगिंग आ जाएगी, इनके ऊपर आप अलार्म सेटअप कर सकते हो मैट्रिक्स के ऊपर कि भाई इतना परसेंटेज पे चला गया तो मैं अलार्म बजा दूँ और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है सर्विस के अंदर, देखो जाके।
90% चला गया तुम्हारे सीपीयू रजिस्टर, नए होस्ट लगा दो। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। तो नाउ वी आर क्लियर कि हम डेटाबेस कौन सा यूज़ करें। तो हम अगर अपने आर्किटेक्चर की तरफ चलें, आर्किटेक्चर की अगर अगर हम चलें तो हम एक कंपोनेंट मिस कर गए। अभी हम पूरा का पूरा आर्किटेक्चर एक बार वापस बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी स्टोरेज वाली, कि आप मैट्रिक्स लॉग्स जनरेट कर रहे हो और वो आप स्टोर कर रहे हो अपनी लॉगर सर्विस के अंदर। तो ये आपकी मल्टीपल सर्विसेज हैं यहाँ पे, S1 S2 S3। ये यहाँ पे है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू। हर सर्विस के लिए आपका एक डीमन है, D1 D2। इनका काम क्या है, इसके अंदर पब्लिश करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू में पब्लिश होता है। ये है अपनी लॉगर सर्विस। ठीक है, लॉगर सर्विस का काम क्या है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू से अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पुल करना। तो ये इसके पास जाएगी और लॉग्स तो ये पुल है, यहाँ पे ये पुश कर रहे हैं। तो ये अपने लॉग्स पुल कर रहा है। यहाँ पे हमने बोला था कि डिफरेंट टॉपिक्स हमने बना रखे हैं, लॉग ग्रुप्स बना रखे हैं, एप्लीकेशन लॉग और मैट्रिक्स लॉग, हर सर्विस के स्पेसिफिक। तो वो उस तरीके से यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। अब लॉगर सर्विस एक बार उनको स्टोर कर मतलब फैच कर लेता है, तो उनको स्टोर कैसे करेगा। तो वो डेटाबेस हमने बोला था कि हम इलास्टिक सर्च में डंप कर रहे हैं। तो ये है अपना इलास्टिक सर्च, ठीक है। इलास्टिक सर्च हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इलास्टिक सर्च का ही टूल यूज़ कर सकते हैं, किबाना, टू विजुअलाइज द लॉग्स। अब हम बोलते हैं कि यार हम इलास्टिक सर्च नहीं, ये अपनी चॉइस 1 थी, ये अपनी चॉइस 2 थी, हडूप क्लस्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। SDFS हम यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द लॉग्स। तो उसके ऊपर वी नीड सम काइंड ऑफ UI की जो अपने यूज़र्स हैं, ये अपनी एक फ्रंट एंड सर्विस है जहाँ पे आप लॉग क्वेरी डाल सकते हो कि लॉग की स्ट्रिंग क्या है और टाइम स्टैम्प क्या है। तो जो अपनी फ्रंट एंड सर्विस है वो क्या करेगा, SDFS के ऊपर जाएगा, डायरेक्ट SDFS के ऊपर नहीं जाएगा, वी फ्रंट इन ये लॉगर सर्विस को रेस्पॉन्सिबिलिटी ना देते हुए अलग से हम सर्च सर्विस को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि जो अपनी फ्रंट एंड सर्विस है, यूज़र है, देखो वो आप अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे सब जगह लोड बैलेंसर लगे हैं और यहाँ पे ये मल्टीपल होस्ट हैं, तो अपनी एप्लीकेशन वैसे सारी स्केलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र ने रिक्वेस्ट किया, यूज़र ने फ्रंट एंड सर्विस किया, UI पे गया, उसने देखा कि हाँ भाई ये पैरामीटर्स है, ये क्वेरी है, ये टाइम स्टैम्प है, इसमें अपनी सर्च सर्विस क्या करेगा, अपनी जो SDFS है उस पर मैप रिड्यूस की क्वेरी चलाएगा और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर लॉगर सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। अब यार एक चीज़ और हो सकती है, जैसे मतलब एक्सटेंशंस की अगर हम बात करें, तो जब आप ये लॉग स्टोर कर रहे हो तो एक चीज़ हो सकती है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन बोले तो कि यार अपनी लॉग्स जो जनरेट हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है जनरेट हो रहे हो। तो वी वांट कि हम किस हद तक कुछ हद तक उसको कंप्रेस कर पाएँ ताकि स्टोरेज स्पेस मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, स्टोरेज स्पेस को हम कम कर पाएँ। नंबर 2 इज़ लॉग्स को आर्काइव करना। तो अगर हम बोलें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप 1 साल पुराने लॉग स्टोर करोगे, हमने बोला था कि हम 1 साल के लॉग स्टोर कर रहे हैं, पर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप अभी सर्विस चला रहे हो, आप 3 महीने के पुराने लॉग्स देखोगे, आप 6 महीने के पुराने, काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है। तो हमने जो बोला था कि हम 1 आवर पे जो फाइल बना रहे हैं HDFS फाइल स्ट्रक्चर में, 1 आवर की जो फाइल बना रहे हैं उनको आप फर्दर कंबाइन करके कंप्रेस कर सकते हो कि मैं पर डे कर दूं, पर महीने ज़्यादा हो जाएगा तो पर डे मैं कर दूं, ठीक है। और ये आर्काइव अगर आप कर रहे हो, जैसे मतलब यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, पर अगर आपको S3 का थोड़ा पता हो तो S3 में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि नॉर्मल आप स्टैंडर्ड क्लास यूज़ करो, फिर आप आर्काइव के लिए ग्लेशियर यूज़ कर सकते हो। तो वैसा कुछ कंसेप्ट सिमिलर, ठीक है। तो आप उनको कंप्रेस करके पर डे में स्टोर कर दो। ऐसे ही आप मैट्रिक्स में भी कर सकते हो कि आपने वहाँ पे इनिशियली आप जो डेटा पॉइंट्स दिखा रहे थे मैट्रिक्स, ठीक है, वो पर सेकेंड का अवेलेबल था, पर मिनट का अवेलेबल था, पर आवर का अवेलेबल था,
कि आप CPU यूटिलाइजेशन पर सेकंड देख सकते हो, जो अपना ग्राफ बना रहे हो वो पर सेकंड प्लॉट होगा, पर मिनट प्लॉट होगा। तो जैसे जैसे टाइम जाता है कि भाई अपना 3 महीने पुराना डेटा हो गया, अब मैं पर सेकंड वाला डेटा डिलीट कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ पर मिनट और पर आवर दिखाऊंगा। अब जैसे ही 6 मंथ चले गए, मैं पर मिनट वाला भी डिलीट कर दूंगा और पर आवर वाला रखूंगा। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर रहेगा कि कैसी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, कैसी रिक्वायरमेंट्स हम सर्व करना चाहते हैं, कैसे अपने यूज़ केसेस है, कैसी अपनी सर्विसेज है। कि भाई ऐसा ऐसा यूज़ केस है कि मेरे को तो पर सेकंड चाहिए 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो फिर आप डिलीट नहीं कर पाओगे। बट अगेन इन जनरल सिनेरियो वो आप कर सकते हो, वो आपको इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स है अपनी। ठीक है, तो ये है अपनी लॉगर सर्विस। तो ये है अपनी क्या लॉगर सर्विस का सिस्टम डिज़ाइन। डायग्राम हम आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये है अपना डायग्राम, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके कमेंट्स रहते हैं, कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट्स नज़र आते हैं इस डिज़ाइन के अंदर, मेरे को डिटेल में बताना, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं वीडियोस में या फिर इस एग्जिस्टिंग वीडियोस में, कि डिज़ाइन में क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट, विथ मोर सच डिज़ाइन क्वेश्चंस या फिर इन जनरल डिस्कशंस। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।